नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के इस चौथे अध्याय के अंतिम वीडियो में। इस अध्याय में हम समाज में व्याप्त 3 प्रकार की असमानताओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से 2 सामाजिक असमानताओं के बारे में हमने विस्तार से इससे पूर्व के 2 वीडियो में पढ़ लिया है। हमने अब तक लैंगिक असमानता और धार्मिक असमानता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस वीडियो में हम इस अध्याय में वर्णित जो चौथी असमानता है, जातिगत असमानता, उसके बारे में कुछ बातों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं जाति और राजनीति। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जो जाति व्यवस्था है ये क्या है। जाति व्यवस्था से प्राचीन जो चीज थी भारत में वो है वर्ण व्यवस्था। तो हम पहले वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझ लेते हैं। वर्ण व्यवस्था हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय समाज था, उस प्राचीन भारतीय समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था, इस बात को समझने से पहले आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसी भी चीज को समझने के 2 तरीके होते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था है, आज जिस विकृत स्वरूप में हमारे सामने है कि कोई अछूत हो गया और कोई अपर कास्ट का हो गया, कोई लोअर कास्ट का हो गया, कोई सवर्ण हो गया, कोई दलित हो गया, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, इस रूप में ये जो जाति व्यवस्था हमारे सामने आज है, भारतीय समाज में इस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि भारतीय समाज में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ग था, डिवीजन ऑफ वर्ग था। किसी भी समाज को चलाने के लिए उस समाज में 4 प्रकार के लोगों का होना वह अनिवार्य है। चाहे वो हम आज के समाज की बात करें, चाहे हम प्राचीन भारतीय समाज की बात करें, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी सोसाइटी अगर सर्वाइव कर रही है तो उसमें 4 प्रकार के लोग होने ही चाहिए। वो 4 प्रकार के लोग कौन से होने चाहिए? उसी की जो आदर्श कल्पना थी वो थी वर्ण व्यवस्था। 4 प्रकार के वर्णों से किसी भी समाज का विकास वह संभव है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, कार्य का जो पहला प्रकार है, वो उसको कहा गया हमारे देश में इस वर्ण व्यवस्था में वो 4 प्रकार कौन से बताए गए? तो सबसे पहला तो है ब्राह्मण, फिर बताया गया क्षत्रिय, फिर बताया गया वैश्य और फिर चौथा बताया गया शूद्र। जब हमारे देश में इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की कल्पना की गई थी, तब वह ये इतना घृणित स्थिति में नहीं था, इतना गलत एस्पेक्ट में नहीं था जितना विकृत स्वरूप आज हमको दिखाई देता है। ये जो 4 लोग थे, ब्राह्मण इट मींस किसी भी समाज में सभी प्रकार के लोग निर्मित करने के लिए और हमको कुछ अच्छे शिक्षक चाहिए जो सब क्षेत्रों में अच्छे लोग, जैसा जिस क्षेत्र की आवश्यकता है उस प्रकार के लोग जनरेट कर सके, तैयार कर सकें। इसके लिए हमको एक अच्छा शिक्षक वर्ग हर एक समाज में आवश्यक होता है। हमारे इस प्राचीन वर्ण व्यवस्था में जो सबसे पहला वर्ग था वो ब्राह्मण, वो शिक्षक वर्ग था जो सब प्रकार के लोग जिसकी समाज में आवश्यकता है विकास में, उनको वो तैयार करता था। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो लोग समाज में चाहिए वो चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से। तो समाज की सुरक्षा वह आवश्यक शर्त है और सुरक्षा करने के लिए कुछ सोल्जर कम्युनिटी चाहिए, कुछ समाज में ऐसे लोग चाहिए जो सैनिक हो, और इसीलिए इस आवश्यकता की पूर्ति वर्ण व्यवस्था में दूसरे वर्ण के रूप में हुई जिसको कहा गया क्षत्रिय। किसी भी समाज को चलाने के लिए व्यापार और वाणिज्य चाहिए। अच्छा व्यापार होगा, अच्छा काम दाम होगा तो वो देश, वो समाज समृद्ध हो पाएगा। इसलिए तीसरी जो कम्युनिटी इस वर्ण व्यवस्था में सोची गई, जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन सोचा गया, वो सोचा गया वैश्य। वैश्य अर्थात जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेसमैन ग्रुप्स हैं सोसाइटी का, वो वाणिज्य या जिसको हमने कहा वैश्य कहलाया। और किसी भी समाज को चलाने के लिए जो चौथा वर्ग है वो होता है मजदूर वर्ग, जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोड्यूस समथिंग न्यू, जो कुछ नया निर्माण करता है, कुछ नया सृजन करता है अपनी सेवाओं, अपने मेहनत के बल पर। और ये जो चौथा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको उस वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया। इसको अगर नीचे से ऊपर की तरफ भी समझने की कोशिश करेंगे तो इस वर्ण व्यवस्था को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ब्राह्मण, दूसरी व्यवस्था मैंने बताई क्षत्रिय, तीसरी व्यवस्था बताई वैश्य और चौथा जो वर्ण बताया शूद्र। ये चारों के अभाव में हम किसी भी समाज के, किसी भी विकसित समाज की कल्पना आज भी नहीं कर सकते। हाँ, आज हम इनको अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये चिरस्थायी वर्ण है जिसकी कल्पना वर्ण व्यवस्था में की गई थी। ये कैसे? तो देखिए, किसी भी समाज में कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए
मेहनतकश लोगों की जरूरत होती है। ये जो शूद्र शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति हुई है श्वेद शब्द से, और संस्कृत और हिंदी में श्वेद जो शब्द है उसका अर्थ होता है पसीने की बूंद, पसीना। यानी कि अपना पसीना बहाकर, अपना मेहनत के बल पर जो निर्माण के कामों में संलग्न रहते हैं, निर्माण अर्थात सब प्रकार का निर्माण, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, चाहे वो ये जो स्वच्छता से जोड़ दिया गया है, शूद्र मतलब कौन होंगे? शूद्र जो केवल साफ सफाई का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आदर्श वर्ण व्यवस्था में ये मजदूरी, मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर जो कुछ निर्माण करते हैं, कुछ भी नया प्रोडक्शन करते हैं, वो सब लोग इन शूद्र वर्ण के अंदर आते थे। और जब कोई व्यक्ति निर्माण करेगा, कुछ नया प्रोडक्शन होगा, तो मान लीजिए मजदूरों ने कई चीजें बना बनाकर रख दी, लेकिन उसका कोई व्यापार नहीं करे, अगर उसका व्यापार अच्छा नहीं होगा, उसको मार्केट नहीं मिलेगा, तो फिर वो मजदूरों की मेहनत बेकार है। इसलिए सोसाइटी में दूसरे वर्ण की एक कल्पना की गई जिसको वैश्य कहा गया। वैश्य लोग शूद्रों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए मार्केट तैयार करने वाले जो बैंकर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग वैश्य कम्युनिटी में आए। और जब वैश्य लोगों और शूद्र लोगों के मेहनत से जब व्यापार हुआ, एक वर्ग ने मेहनत करके प्रोडक्शन किया, दूसरे हिस्से ने उसको बेचकर एक बड़े मार्केट की निर्मित की, उससे प्रॉफिट गेनिंग होने लगा। लाभ जब समाज में होता है, तो फिर जब प्रॉस्पेरिटी आती है, जब वैभव आता है, संपत्ति आती है, तो फिर समाज में सुरक्षा की व्यवस्था या अनिवार्यता हो जाती है। और उस सुरक्षा व्यवस्था को करने के लिए समाज में तीसरे वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसको कहा गया क्षत्रिय वर्ग। वो सोल्जर कम्युनिटी, ठीक है ना, जो सुरक्षा प्रदान करती थी, उस प्रॉस्पेरिटी को स्थायी रखने के लिए, उस वैभव को बचाकर रखने के लिए हर समाज में आज भी सिक्योरिटी पर्पज से फोर्सेस की आवश्यकता है, जिसको क्षत्रिय वर्ग कहा गया। और फिर अच्छे सैनिक तैयार होने चाहिए, अच्छे सेनापति तैयार होने चाहिए, अच्छे व्यापारी तैयार होने चाहिए, अच्छे श्रमिक और अच्छे कारीगर तैयार होने चाहिए। ये सब तैयार करने का जिम्मा किसको दिया गया? तो वो आचार्य, गुरुकुलों को और शिक्षकों को दिया गया, जिनको कहा गया ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर प्राचीन भारत में जो काम का विभाजन था वो वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया। लेकिन समय के, काल के प्रवाह में जैसे जैसे ये हमारा मूल विचार लोगों के दिमाग से गौण होता चला गया, तो इस वर्ण व्यवस्था ने अपने एक विकृत रूप प्रारंभ कर दिया। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ग मिलकर के तो कहलाने लगे सवर्ण, यानी उच्च जाति के लोग। और शूद्रों के लिए दलित जैसा शब्द इस्तेमाल हो गया, यानी कि नीची जाति का शब्द, जो कि समय के अनुपात में अपनी मूल परंपराओं से पृथक हो जाने के लिए, जो वास्तविक ज्ञान था उससे दूर हो जाने के कारण से ऐसी स्थितियां प्रकट हुई। ये जो वर्ण थे, ये वर्ण ही अलग अलग जातियों में बंटकर वर्तमान जाति व्यवस्था का रूप लिए। यानी कि ब्राह्मण, जो शिक्षकों का काम करने वाला जो एक समुदाय था समाज में, वह कई जातियों में बंट गया। तो ब्राह्मणों में भी अनेकों जातियों का निर्माण होने लगा। ये जो क्षत्रिय वर्ग था, जो सुरक्षा के काम में लगा था समाज के, ये क्षत्रिय भी कोई राजपूत, कोई कछावा, कोई गढ़वाल, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की जातियों में बढ़ गए। वैश्य लोग, जो वणिक वर्ग था, बढ़िया वर्ग जो था, वो भी कई जातियों में बट गया। ऐसे ही जो शूद्र लोग थे, जो चौथा वर्ण था, ये भी अनगिनत जातियों में विभक्त हो गया। तो ये जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी, जो क्या थी? जो एक प्रकार का कामों का बंटवारा था, ऐसे कामों का जो किसी भी प्रगतिशील, किसी भी विकासशील समाज के लिए अनिवार्यता है। आज अगर हम हमारे समाज में जाति नाम की चीज को भुला दें, या हम एक ऐसे समाज में चलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया चल रहे हैं, हम अमेरिका चल रहे हैं, जहां जाति नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अगर अमेरिका डेवलप हो रहा है तो उनको इस चारों प्रकार के लोग उनके पास है, वो अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे। आज ब्राह्मण वो टीचर्स, लेक्चरर्स के रूप में जाने जाते होंगे। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और उसमें अच्छा लेक्चरर्स आज के समाज की आवश्यकता है। और फिर जो क्षत्रिय लोग हैं, अच्छा सोल्जर, अच्छा एक आर्मी पावर, ये किसी भी देश की आज भी आवश्यकता है। उसका नाम फिर अलग अलग पोस्ट, अलग अलग तरीके से वो जाने जाते होंगे। आज भी अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन हर समाज को चाहिए। आज भी अच्छे मेहनतकश मजदूर, कारीगर, जो पसीना बहाकर प्रोडक्शन कर सके, ये प्रत्येक समाज की आवश्यकता है। इसी को प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था।
इन 4 वर्णों से ही अनगिनत जातियां वह बने। तो इस जाति व्यवस्था के लिए हम संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जाति व्यवस्था से अभिप्राय है, जैसा हमने श्रम का लैंगिक विभाजन पढ़ा था, सबसे पहला जो वीडियो हमने सुना था उसमें हमने लैंगिक विभाजन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था श्रम का लैंगिक विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उसी तरीके से ये जाति के आधार पर कामों का बंटवारा जो भारत में विशिष्ट रूप से देखने को मिलता है उसी को जाति व्यवस्था कहा जाता है। ये जो भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर जो कामों का विभाजन है, ये दुनिया के अलग अलग समाजों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल पृथक है। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं, तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम ये बात बता सकते हैं कि भारत में जो जाति की व्यवस्था है यह अन्य समाजों में मौजूद जो अन्य असमानताएं हैं उससे इसको बिल्कुल जाति व्यवस्था को भारत में बिल्कुल पृथक करती है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत की जाति व्यवस्था को अलग अलग समाजों में व्याप्त असमानताओं से बिल्कुल अलग घोषित करती है। तो इसमें विशिष्ट बात सबसे पहले तो यह है कि भारत में जो जाति व्यवस्था जो कामों का बंटवारा किया गया था वो केवल और केवल काम के बंटवारे तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें एक जाति के जो लोग हो गए जो एक ही प्रकार का काम करते थे, वो एक जाति के लोगों के भीतर ही रोटी बेटी के संबंध भी प्रारंभ हो गए। रोटी बेटी के संबंध बहुत जनरल लैंग्वेज है, हमारी किताब में ये शब्द आया है। रोटी बेटी अर्थात दो बातें चालू हो गई, काम करते थे यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपनी ही जाति के अंदर विवाह होगा, अपने ही जाति के लोगों के घरों में अपनी बेटी को विवाह करके भेजा जाएगा और अपने ही जाति के लोगों के साथ भोजन के संबंध वह स्थापित होने लगे, जिसने इस असमानता को एक अलग रूप देना प्रारंभ कर दिया। दूसरा इसमें जो डिफरेंस था भारत की जाति व्यवस्था में अन्य समाजों की समानताओं की तुलना में, वो था पेशे का वंशानुगत विभाजन। और उस वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता दे दी गई। यानी कि जो खाती का काम, लकड़ी का काम करने वाला जो खाती जाति के लोग हैं, वो लकड़ी का काम जो आज व्यक्ति कर रहा है उसकी संतानें भी उस लकड़ी के काम से ही जुड़ते गए। जो लोहार का काम, लोहा पीटने का जो काम करते थे लोहार जाति के लोग, उनकी संतानें उस लोहे का काम ही करने लगी। तो ये जो काम का जो है पेशे का, इस प्रोफेशन का हेरिडिटी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, उसी प्रोफेशन को चूज करता चला गया। ये इसने भारत की जाति व्यवस्था को अन्य समाजों की तुलना में और बिल्कुल डिफर बनाया। और ये केवल वंशानुगत विभाजन ही नहीं हुआ, तो उसको रीति रिवाज परंपरा के रूप में पेशे को स्वीकार करने की बात भारत की जाति व्यवस्था को विशिष्ट बना गई। और इसके साथ ही भारत में एक जाति के लोग एक ही प्रकार का कार्य देश भर में करते हैं। ये एक विशेषता है। देखिए आप, एक जाति से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो संपूर्ण देश भर में उस जाति के जो लोग हैं वो अधिकांश मात्रा में एक ही प्रकार के उसी काम से जुड़े हुए। लोहार जाति के कोई लोग हैं तो वो लोहे का ही काम करते हुए संपूर्ण देश में पाए जाते हैं। इसने भी भारत में इस जाति व्यवस्था को अन्य सामाजिक असमानताओं से अलग बना दिया। और सबसे जिसको कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति है भारत की इस जाति व्यवस्था की, दुर्भाग्य से इस सारे व्यवस्था में जो विकृति आई उसने छुआछूत का रूप भी ले लिया। और उसके कारण से कुछ जातियां, कुछ पर्टिकुलर काम करने वाले लोग वो तो अछूत कह दिए गए, नीची जाति का कह दिए गए, और कुछ काम करने वाले लोगों ने अपने आप को सवर्ण कहना प्रारंभ कर दिया। जबकि सच्चाई क्या थी, सब कामों का अपना एक इक्वल स्टेटस है। सभी कामों का अपना एक इक्वल स्टेटस था प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था में। लेकिन समय के साथ साथ उस विचार को, उस बात को समझने के अभाव में हमारे यहाँ पर छुआछूत नाम की एक परंपरा वह प्रारंभ हो गई, जिसमें जो शूद्र लोग हैं वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाने लगा। उनकी कामों की प्रकृति के आधार पर उनके साथ भेदभाव भी प्रारंभ हो गया। और क्योंकि वो एक प्रकार के काम, जैसे मान लीजिए स्वच्छता का जो काम है, साफ सफाई का काम है, वो एक प्रकार की जाति या पर्टिकुलर कुछ जातियां उस काम को करती हैं, इसलिए वो पूरी की पूरी जाति ही समाज के अंदर हेय दृष्टि उसकी तरफ व्याप्त हो गई, उनके साथ छुआछूत प्रारंभ हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जिन्होंने भारत में ये जातिगत असमानता को दुनिया के अन्य समाजों की जो दूसरी सामाजिक असमानताएं हैं उससे बिल्कुल पृथक कर दिया। आपके सामने प्रश्न के रूप में ये बात आ सकती है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है
ये अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से बिल्कुल पृथक है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जब जातिगत व्यवस्था है इस रूप में आगे बढ़ने लगी और भारत में इसने छुआछूत का रूप ले लिया। पिछले अगर हम 1000 वर्षों की बात करें तो पिछले 1000 वर्षों में ये लगातार जातिगत जो छुआछूत की भावना है ये लगातार भारत में बढ़ती गई और उसने एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का रूप भारत में धरा, जो कि एक बहुत कष्टपूर्ण स्थिति जिसने समाज में निर्मित की। और ये जो भेदभाव की, छुआछूत की दुखपूर्ण, निराशापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको बदलने का प्रयास कोई विदेशों से आकर भारत में लोगों ने नहीं किया। भारतीय समाज में से ही ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष खड़े हुए जिन्होंने भारत को छुआछूत से मुक्त कर भेदभाव मुक्त समाज बनाने के लिए संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसे कुछ लोगों के नाम हमारे यहाँ पर आए हैं कि भारत को छुआछूत और जातिगत भेदभाव से उन्मूलन करने के लिए, भेदभाव को नष्ट करने के लिए भारत में किन किन लोगों ने प्रयास किए। तो महात्मा गांधी, उन्होंने अपने आश्रम में, अपने भजनों के माध्यम से, अपने सब प्रकार के कार्यों के माध्यम से समाज में समानता की स्थापना के लिए प्रयास किया। ज्योतिबा फुले, पेरियार और बी.आर. अम्बेडकर की तो अपनी एक बहुत ही विशिष्ट भूमिका संपूर्ण देश में भेदभाव को समाप्त करने के लिए रही है। बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया, उस संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी समाज में एक समानता का वातावरण, भेदभाव को समाप्त करने का एक वातावरण खड़ा होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये कुछ नाम हमारी किताब में आए हैं, ये हमारी आंखों में रहे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफाइड किया है। हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हम देखेंगे समय समय पर, इस समय के बदलाव के साथ साथ जैसे जैसे काल का ये चक्र आगे बढ़ा है, भारत में वर्तमान समय में इस जातिगत संरचना में, इस जाति व्यवस्था में बहुत सारा अंतर वो हमको अनुभव होने लगा है। ये जो जाति की कट्टरता थी 1947 और उससे पूर्व के समय में 100-150 सालों में जितनी क्रूर अवस्था को प्राप्त कर गई थी, उस अवस्था से अगर हम आज की तुलना करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई देता है। हाँ, हम यह तो नहीं कह सकते कि आमूल चूक परिवर्तन जातिगत व्यवस्था का भारत में हो चुका है, ये छुआछूत पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत में और जैसी स्थितियां 1947 से पूर्व थी इस जातिगत छुआछूत की, वो आज धीरे धीरे करते करते सुधर रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं क्यों इस जातिगत व्यवस्था में भारत में बदलाव आ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। वो कारण कौन कौन से हैं उन पर एक बार हम जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला कारण इस जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन का वो है महापुरुषों के जो प्रयास हुए, जिनके बारे में हमने ऊपर वाले बिंदु में पढ़े। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, पेरियार और बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों ने भारतीय समाज में इस जातिगत छुआछूत के उन्मूलन के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, भेदभाव से मुक्त और समानता युक्त समाज बनाने के लिए जो इन सब महापुरुषों ने प्रयत्न किए, उन महापुरुषों के प्रयत्न के कारण से भारत में जाति की यह संरचना, जातिगत छुआछूत की भावना लगातार कम हुई है। दूसरा, आर्थिक विकास। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय बहुत ही कष्टपूर्ण आर्थिक स्थिति भारत की थी और गरीबी, बेरोजगारी यद्यपि आज भी कम नहीं है, लेकिन उस समय की तुलना में आज का सामाजिक जीवन स्तर वह लगातार उन्नत हो रहा है। उसने भी भारत में जातिगत इस भावना को थोड़ा कम किया है। शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। शहरीकरण अर्थात गांवों में रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं, उनका काम धंधों की तलाश में या शिक्षा के कारण से गांव से शहरों की ओर जो पलायन है, जो उनका गांव से शहरों की ओर जाना है, इसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है शहरीकरण। तो शहरों में जब लोग आकर बसने लगे तो वहां पर तो सभी लोग एक ही काम में लगे हैं और वो है अपने पेट की जो आवश्यकता है, जो भोजन की, कपड़े की और मकान की आवश्यकता है, उसी में दिन रात लोग लगे रहते हैं। इसलिए जातिगत जो व्यवस्था है इस शहरीकरण ने भी उसको ढीला कर दिया है। इसकी, जिसको कहते हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण शहरीकरण भी है। साक्षरता और शिक्षा का विकास। लगातार हमारे देश का जो साक्षरता का प्रतिशत है, कल सबसे पहले वीडियो में
जब हम बात कर रहे थे लैंगिक असमानता की और साक्षरता दर की हमने बात की थी, तब हमने देखा कि आज़ादी के समय देश का जो साक्षरता प्रतिशत था वो बढ़ते 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 आज देश भर का साक्षरता प्रतिशत 82% से भी अधिक हो गया है। पुरुषों के मामले में महिलाओं का साक्षरता दर अभी भी कम है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर कंपेयर करेंगे तो देश में साक्षरता की स्थिति, शिक्षा की स्थिति लगातार उन्नत हो रही है, जिसने इस जातिगत कट्टरता को, जातिगत भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला जो बिंदु है वो है पेशा चुनने की स्वतंत्रता। भारत में जो भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपना प्रोफेशन चूज करने का जो फ्रीडम दिया है, अपना पेशा, अपना व्यवसाय अब व्यक्ति स्वयं चुन सकता है। पिताजी क्या काम करते थे, जो जातिगत, जो हेरिडिटी सक्सेशन ऑफ लेबर जिसको कह सकते हैं, काम का जो अनुवांशिक वितरण इस जाति व्यवस्था में हो रहा था, उसको भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को इस स्वतंत्रता दी कि प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से अपना प्रोफेशन चूज कर सकता है। और इसलिए कोई स्वच्छता कर्मचारी का बेटा अब डॉक्टर बन सकता है, कोई स्वच्छता कर्मचारी का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी किसान का बेटा अब आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुनने का जो अधिकार दिया है, उसके कारण से अब समाज में इस जातिगत संरचना में व्यापक बदलाव आ रहा है। अब जैसे एक जाति के व्यक्ति की शादी उसी जाति की लड़की के साथ होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे जो डॉक्टर है वो किसी भी जाति का होगा, लेकिन उसको अपनी जो श्रीमती चाहिए, जो वाइफ चाहिए, वो डॉक्टर ही चाहिए। इस प्रकार का एक नया समीकरण समाज में खड़ा होने लगा है और इसलिए जातिगत संरचना में एक व्यापक परिवर्तन हमको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो पेशा चुनने की, अपना प्रोफेशन चूज करने की जो फ्रीडम है भारतीय संविधान में, इसने भी इस जातिगत संरचना के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके बाद गांव में जमींदारी व्यवस्था का कमजोर होना। जमींदारी व्यवस्था आप सब लोग जानते हैं, गांव में जो जमीन के मालिक होते थे वो तो कुछ बड़े धना के लोग ही होते थे और बाकी संपूर्ण गांव जो था वो जमींदार की जमीन पर नौकरी करते थे, एक तरीके से उसकी गुलामी करते थे और लगातार, जिसको लिए कहते हैं हम डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में जमींदार इस प्रकार से फंसा कर रखता था लोगों को कि वो लोग अपना आर्थिक विकास कभी कर नहीं पाते थे और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण से वो सब प्रकार का भेदभाव उनको सहन करना होता था। लेकिन अब स्वतंत्र देश में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ये जमींदार व्यवस्था भी लगातार समाप्त होने की स्थिति में आगे बढ़ रही है और इसलिए गांव में एक किसानों का, मजदूरों को एक नई प्रकार की आजादी अनुभूति हो रही है, जिसके कारण से भी देश में जातिगत संरचना में परिवर्तन आ रहा है। तो भारत में जातिगत संरचना और जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं वो ये 4 बिंदुओं में हमने समझने की कोशिश की, 5 बिंदुओं में हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक शब्द आता है हमारा, जातिवाद क्या है? तो जातिवाद, जाति व्यवस्था अपने आप में कोई नेगेटिव चीज नहीं है। वर्ण व्यवस्था भी अपने आप में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन गड़बड़ कहां से शुरू हुई? जब ये जातिवाद शब्द आया। जैसे हमने सांप्रदायवाद पढ़ा, जैसे हमने आतंकवाद पढ़ा, जैसे हमने क्षेत्रवाद पढ़ा, जैसे हमने भाषावाद पढ़ा, वैसे ये जातिवाद है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाद शब्द का अर्थ होता है विचार। तो जब किसी एक केंद्रीय विचार को लेकर दुराग्रह प्रारंभ होता है, तब वह विचार वाद में बदल जाता है। जैसे जातिवाद, एक ही जाति का आधिपत्य होना चाहिए, हमारी जाति का विशिष्ट है, यही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी सभी जातियां गौण है। जैसे धार्मिक मामलों में भी हमने पढ़ा, जब सांप्रदायिकता की स्थिति जब उत्पन्न होती है, एक पंथ के लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को ही सबसे बड़ा मानने की जब चेष्टा करते हैं और बाकी सब लोगों को अपने से नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, तब संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता खड़ी होती है। इसी प्रकार जातिवाद की स्थिति में भी जाति के आधार पर जो भी प्रोफेशन, पूर्वजों से हमको जो संस्कार, परंपराएं, मान्यताएं मिली, वो अच्छी बात है, उसका गौरव होना ही चाहिए। लेकिन जब ये जातिवाद में बदल जाता है कि मेरी जाति, मेरी मान्यता यही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब लोग मुझसे नीचे है, तो अपनी जातिगत आइडेंटिटी को सबसे बड़ा मानने की स्थिति जब समाज में खड़ी होती है, उसको हम कहते हैं जातिवाद। जब लोग
अपनी जाति को बड़ा मानकर, श्रेष्ठ मानकर अन्य सब लोगों के साथ भेदभावपूर्ण, अपमानपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। तो इस स्थिति को हमने जातिवाद कहा है। भारत में जो भारत की राजनीति से जाति का क्या संबंध रहा है उसको हम इसके आगे के भाग में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में राजनीति में जाति के विविध रूप वह कौन कौन से हैं? अलग अलग रूपों में भारत की राजनीति में जाति का इंटरप्लेयर या जाति का उपयोग वह देखने को मिलता है। सबसे पहला उपयोग राजनीति में जाति का देखने को मिलता है जब चुनाव आते हैं, कोई भी किसी भी स्तर के चुनाव। तो चुनाव के समय जब राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट खड़ा करने की बारी आती है, अपने कैंडिडेट को तय करने की बारी आती है, तब हमको जाति का राजनीति में जो उपयोग है उसको हम यहां देख सकते हैं कि उम्मीदवार किसका चयन किया जाएगा। तो उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस जाति के लोगों की संख्या अधिक है, उसी जाति का उम्मीदवार राजनीतिक दल खड़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो उस जाति के लोगों का वोट उसको बड़ी मात्रा में मिलेगा और चुनाव आसानी से जीत सकेंगे। तो ये सबसे पहला रूप है राजनीति में जाति के उपयोग का। दूसरा राजनीति में जाति का जो रूप है वो है सरकार में जातिगत प्रतिनिधित्व। जब राजनीतिक दल चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद सरकार निर्माण की बारी आती है, सरकार अर्थात मंत्रिमंडल जब बनाने की बात आती है, तब भी राजनीतिक पार्टियां सरकार के भीतर भी मंत्रियों की संख्या को लेकर के जातिगत समीकरण देखते हैं। किस राज्य में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर अपनी सरकार में मंत्रियों की संख्या बनाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि मंत्री जितने होंगे उतना ही उस जाति के लोग उस सरकार के निकट आएंगे। यह भी एक रूप राजनीति में जाति का देखने को हमको मिलता है भारत में। और तीसरा, जिसको हम कह सकते हैं बहुत गलत और बहुत नेगेटिव ये कंडीशन है कि जब राजनीति के अंदर जातिगत भावनाओं को उकसाया जाता है चुनाव जीतने के लिए, अपनी जाति का, अपने जाति के लोगों का एक दुरुपयोग जिसको कहते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काकर, उनको आक्रोशित करके उम्मीदवार अपने पक्ष में उनको लेने के लिए उनको उकसाते हैं। ये भी रूप हमको भारत में चुनावों के दौरान राजनीति के अंदर जाति का देखने को मिलता है। तो ये बिंदु हमने पढ़ा राजनीति में जाति के विविध रूप। अब ये जो सारा हमने ऊपर अभी राजनीति में जाति का विविध रूप देखा है, इसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है जो कि अधिसंख्य भारतीय समुदाय के दिमाग में आ चुकी है कि भारत में जो जाति है वो जाति ही राजनीति के परिणामों को तय करती है। चुनाव में डिसीजन क्या होगा ये राजनीति में केवल जाति अकेले ही तय कर सकती है। तो हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हमको भी नहीं रहना चाहिए और देश के राजनीतिज्ञों को भी नहीं रहना चाहिए कि जाति अकेले भारत में चुनाव परिणाम तय कर सकती है। तो भारत में केवल जाति चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकती। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम इन 4 तर्कों का सहारा ले सकते हैं कि भारत में चुनाव केवल जाति के आधार पर नहीं जीते जा सकते। ऐसा हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं, ये तथ्य है कि देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक जाति को बहुमत नहीं है। देश में जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, उन 543 में से एक भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां एक ही जाति का प्रतिनिधित्व है। कोई एक भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है। तो जब देश के इन 543 संसदीय क्षेत्र में से एक भी ऐसा नहीं है जो बहुत संख्या में एक ही जाति के लोग हों, इसका मतलब चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को अपनी जाति के बाहर भी लोगों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल जाति चुनाव का परिणाम भारत में तय नहीं कर सकती। दूसरा एक तथ्य यह है कि कोई एक पार्टी किसी जाति के 100% लोगों का वोट नहीं प्राप्त कर सकती। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ये दावा करे कि किसी संसदीय क्षेत्र में 1001 जाति के लोग हैं तो 1000 के 1000 वोट उसी पार्टी को मिलेगा, तो ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जाति की संख्या अधिक होती है तो वहां की जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करने का प्रयास
करते हैं और इस तरीके से एक ही जाति के पास अपनी ही जाति के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारी जाति के सभी वोट एक ही पार्टी को मिलना ये लगभग असंभव सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जाति अकेले अपने दम पर चुनावों का परिणाम तय नहीं कर सकती। अगला एक बिंदु और है कि कई मतदाताओं के पास तो जातिगत उम्मीदवार ही नहीं होते। भारत में जितनी जातियां हैं उतने तो उम्मीदवार ही नहीं है देश के अंदर, ठीक है ना। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 10, 12, 15 लोग भी अगर खड़े होते हैं तो भी देश में जितनी जातियां हैं उतनी जातियां कवर नहीं होती। तो कई देश के जो मतदाता हैं वो तो वोट डालने जाते हैं लेकिन उनकी जाति का तो कोई उम्मीदवार होता ही नहीं है, तो उपलब्ध विकल्पों में से ही सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भारत में जाति जो है वह अकेले चुनावों के परिणाम तय नहीं कर सकती। और अंतिम जो तर्क हम इस संदर्भ में दे सकते हैं वह है सत्तारूढ़ दल और नेताओं का हारना। भारत के इस लोकतंत्र के इतिहास में जब से भारत में संसदीय चुनाव होने लगे हैं या सब प्रकार के चुनाव होने लगे हैं, हम देखते हैं जो आज सरकार में है ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता अगले ही चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में हो जाते हैं, चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो जाते हैं, सरकार से बाहर हो जाते हैं। ऐसा भारत में बार बार हुआ है, कुछ 5 साल कुछ एक पार्टी एक विचार के लोग रहते हैं और फिर अगले ही साल वो सब बदलकर फिर कोई नए लोग सरकार में आते हैं। ये इस बात को बताता है कि अगर जाति ही तय करती सरकार का बनना और गिरना तो फिर इस प्रकार के फ्रीक्वेंट चेंजेस जो सत्तारूढ़ दल और नेता हैं वो कभी चुनाव हारते ही नहीं। तो ये चारों बातें इस बात को तय करती है कि भारत में केवल जाति, अकेले जाति वह चुनावों के परिणाम तय नहीं कर सकती। इस पूरे वर्णन के आधार पर हम इस अंतिम बिंदु की तरफ पहुंच रहे हैं, राजनीति में जाति की भूमिका। अगर हम भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे या ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो ये भी इस प्रकार का मुद्दा है भारतीय समाज में। ये जातिगत जो विषय है ये भारत में विरला ही है। जातिगत व्यवस्था जिस प्रकार की भारत में है वैसे दुनिया के किसी भी समाज में नहीं है। और इसलिए वर्तमान भारत की स्थितियों को देखते हुए जब हम राजनीति में जाति की भूमिका इस पर कोई बात करते हैं तो दोनों प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। कुछ केसेस में कुछ बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक कंडीशन में जाति की भूमिका है और कुछ जगह पर हमको नकारात्मक भूमिका भी जाति की राजनीति में जाति की भूमिका को हम 2 प्रकार से ले सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों प्रकार की भूमिका जाति की राजनीति में हो सकती है। एक तो है सकारात्मक, तो पहले सकारात्मक की बात कर लेते हैं हम। राजनीति में जाति की सकारात्मक भूमिका को समझने के लिए हम 3 तर्कों के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला, पिछड़ी जातियों के अधिकारों को सुरक्षित करना। जब राजनीति में कुछ दल जो पिछड़ी जाति हैं, जो दलित जातियां हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो वास्तव में वो राजनीतिक दल उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक ताकत देने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान अपना देते हैं। और इसलिए जब राजनीति में जातिगत चर्चा होती है और उसके कारण से उनकी और सरकार का ध्यान जाता है, जब कोई राजनीतिक पार्टियां दलित समाज या पिछड़े समाजों की आवाज को तेज करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं, तो सरकार भी उस ओर झांकती है। इससे उस दलित और पिछड़े समाज की तरफ सरकार का ध्यान जाता है और उनको एक संवैधानिक ताकत मिलती है। इस दृष्टि से हम कहेंगे एक सकारात्मक बात है राजनीति द्वारा जाति में हस्तक्षेप या जाति की राजनीति में भूमिका। दूसरा, निर्णय निर्माण में दलितों और पिछड़ों का भाग या प्रतिनिधित्व। हम देख रहे हैं लगातार देश के अंदर जो संसदीय सीटों के बंटवारे की बात की गई या संसदीय सीटों के आरक्षण की, रिजर्वेशन की जो बात की गई, उसके कारण से लगातार देश का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो निर्णय निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उसमें देश के दलितों और पिछड़ों का, पिछड़ी जातियों का अगर प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है, आज भी देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उस पर एक दलित समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति का पहुंचना भारत में, ये इस बात का संकेत है कि राजनीति में ये जो जाति की भूमिका रही है, इसके कारण से ही
वो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लोग भी देश के शीर्षस्थ पदों पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेने वाले लोगों तक वो लोगों की पहुंच हो पाई है। तो ये भी एक सकारात्मक बात है। और तीसरा बिंदु जो एक सकारात्मक पक्ष को उजागर करता है राजनीति में जाति के, वह है भेदभाव के खिलाफ राजनीतिक संगठनों का खड़ा होना। जब ये सब पॉलिटिक्स जो लोकतंत्र में चलती है, राजनीति जो चलती है, वो ये तो पक्की बात है कि वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए ही सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जो ऐसे कमजोर और जो लोअर सेक्शन, जो वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनकी आवाजों को उठाते हैं। साथ ही साथ समाज में भेदभाव समाप्त हो, इसके लिए भी आवाज उठाने वाले राजनीतिक संगठनों की संख्या समाज में बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। ये राजनीति में जाति के सकारात्मक पक्ष को दिखाने वाले 3 तर्क हैं जिसके आधार पर हमने अपनी बात को सिद्ध किया। राजनीति में जाति की जो भूमिका है वह नकारात्मक भी है और उसको इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र के लिए जातिगत जो राजनीति है वह बहुत खतरनाक है। जो हमने बात की जातिवाद में, जब राजनीतिक नेता जाति के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक जाति को इतना अधिक हाइपर कर देते हैं कि उसको दूसरी अन्य जातियां अपने से बहुत नीचे, बहुत गौण नजर आने लगती है, तो समाज में एक खाई पड़ती है और उसके कारण से कई बार कई प्रकार के तनाव वह भी समाज में उत्पन्न होते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये जातिगत राजनीति बड़ी खतरनाक सिद्ध होती है। अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटता है। जब सरकार, नेता केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए अपने जाति और उस जाति का हित इसी को करने में लगे रहते हैं, तो समाज के अंदर जो सरकार के और नेताओं के दूसरे विषय हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जो चारों तरफ फैलती हुई गंदगी है, प्लास्टिक के ढेर है, पर्यावरण का क्षरण है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से भी उनका ध्यान हट जाता है जब वह केवल और केवल जातिगत भावनाओं, जातिगत लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, उनकी गोलबंदी करने के लिए ही लगे रहते हैं। तो फिर अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो सरकार और नेताओं के लिए करणीय हैं, उनसे उनका ध्यान हट जाता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान समाज का होता है। और तीसरा जो इसका एक नकारात्मक कारण है, वो हमने संप्रदायवाद में भी पढ़ा, सांप्रदायिकता में पढ़ा, वो तो वही यहाँ पर भी है कि जो जातिवाद का जो सबसे घिनौना रूप है, वो समाज में जब ये भावनाएं एक लेवल तक पहुंच जाती हैं, तो फिर समाज में तनाव, विवाद और हिंसा की स्थितियां उत्पन्न होती है। ये तीनों ही बातें समाज में राजनीति के अंदर जो जाति की भूमिका है उसके नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने अब तक अध्याय में जो तीनों असमानताएं थी, जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर, उन तीनों असमानताओं के बारे में विस्तार से पढ़ा और तीनों ही असमानताओं का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीति तीनों असमानताओं का किस प्रकार उपयोग करती है, उसको हमने विस्तार से जाना और समझा। इस पूरे चैप्टर में अब तक जो पढ़ा उसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं इस अध्याय के अंतिम भाग में सभी प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।